बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग और सीमल आपको गुड मॉर्निंग, साथ साथ जुम्मा मुबारक भी हो आप सबको। और इसी के साथ साथ हम आज जो प्रोग्राम में डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो होगा ही कि कल से जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, ख़ास तौर पर कि इलेक्ट्रिक को लेकर आज एक अहम इजलास भी हो रहा है जिसमें वज़ीर आज़म इस तमाम मामले की निगरानी करेंगे और इस पर बात भी करेंगे और देखेंगे कि क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन वहीं पर कराची में आपस में बहुत ज़्यादा टसल चल रही है। कल हमने देखा कि जमात इस्लामी किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पे MQM ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया और अब तो PTI वाले ही आपस में लड़ पड़े। बिल्कुल, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा जल्द पेश कर दूंगा वज़ीर आज़म से मुलाकात करके। इसका ये मतलब है कि उन्होंने कहा है कि मैं बेबस MNA हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाया। मतलब बेबसी ऑब्वियसली अगर MNA की है तो MPS की भी होगी। तो ये मामला क्या है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। मुझे तो असल में लगता है कि कराची के आवाम बेचारे बेबस हैं जो कि 12, 13, 14 या 15 घंटे तक लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी इस गर्मी में। एक चीज़ समझ नहीं आती कि अब जब गवर्नमेंट या कोई ओहदेदार एक दावा करता है कि जी ये फलाने दिन से ऐसा हो जाएगा और जब वो नहीं होता तो लगता है वैसे वाकई कि ये बेबस है, वरना कोई कह दे और ना हो तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, खास तौर पर जब आपका खुद हुकूमती पार्टी से ताल्लुक हो। एनीवेज जी, इसके अलावा आई एम रियली एक्साइटेड कि आज के शो में हम समर खान से मुलाकात करेंगे। शी इज़ अ साइकिलिस्ट और ऐसे ही साइकिलिस्ट नहीं है ये, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फानी चोटियों में, पहाड़ों में, पथरीले पहाड़ों में भी साइकिलिंग करती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। तो आई थिंक उनसे मुलाकात करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा और आपके साथ भी उनकी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ताकि आपको भी मज़ा आए। तो इसके साथ साथ बहुत सी मज़े की खबरें हैं। हमारी कोशिशों की हर एक टॉपिक पर आज भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो सब कुछ कवर करके फिर आपसे हम आज अलविदा लेंगे। फिर मंडे को मुलाकात होगी। तो 2 दिन का प्रोग्राम के शुरू में याद आ गया कि आज हमारा लास्ट शो है ऑफ द वीक और देन हम मंडे से दोबारा आएंगे। एनीवेज जी, हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और देख लेते हैं आज रनडाउन क्या होगा। आमिर भाई को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस नहीं लेते। चले देखते हैं, हमारा भाई है, लाडला है हमारा। मैं उनको बाकायदा संजीदा दे रही हूँ, तो वो उस तरफ तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग और जमीनों पर कब्जों के जो मामलात है उनको वो दुरुस्त करें, उनको संजीदा लिया जा रहा है। PTI के 2 अहम खिलाड़ी आमने सामने आ गए। डॉक्टर आमिर लियाकत के बयान पर हलीम आदिल शेख ने उन्हें गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। जवाब में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने हलीम आदिल शेख को कब्जा माफिया का सरगना कह दिया। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल करने का ऐलान। पाकिस्तान भर में पेट्रोल की किल्लत होने का खदशा। DIG ऑपरेशंस लाहौर पर टिकटॉक बंद कराने के हक में टिकटॉक से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट तैयार करने का फैसला। मशहूर सियाहती मकाम बाबूसर टॉप समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में कोरोना की वजह से कारोबार जिंदगी मुतासिर है। SOPs के साथ कारोबार करने की अपील की गई। दिखाएंगे आपको ऑस्ट्रिया के खूबसूरत मनाज़िर। बर्फानी चोटियां, पथरीली रेलियां, दिल दहला देने वाले रास्तों पर साइकिल चलाने वाली समर खान की कहानी उन्हीं की जुबानी। मोहम्मद आमिर के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। कौमी क्रिकेटर के घर में बेटी की पैदाइश, नाम जोया आमिर रख दिया। मोहम्मद आमिर ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और फिल्म के नामवर मज़ाही अदाकार अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला के मदाह आज उनकी 16वीं बरसी मना रहे हैं। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और PTI के 2 अहम खिलाड़ी आमने सामने हो गए हैं। अहम इसलिए कि कराची से
दोनों ही पीटीआई के अहम रहनुमा हैं और एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, हलीम आदिल शेख साहब MPA और आमिर लियाकत साहब MNA। अब MNA साहब ने ये डिसाइड किया है कि वो हैं बेबस और उनको ये रियलाइज़ हो चुका है और वो हो चुके हैं नाराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से और उन्होंने कहा है कि मैं कर दूंगा, दे दूंगा इस्तीफ़ा। अब मुलाकात में क्या होता है, मुझे तो पहले ये लग रहा है कि मना लिया जाएगा ना कि पहले मैं मिल लूं फिर मैं शायद मनाने की गुंजाइश भी रखी हुई है उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब को अक्सर वैसे देखा जाता है कि जब कोई नाराज़ होता है उनसे जाके मिलता है फिर वो उनको मना लेते हैं। अच्छा, लेकिन फिलहाल ये जो ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने शहर के लोगों को बिजली फराहम करने से कासिर हूँ, मुझसे कराची और बिलखसूस अपने इलाके के हल्के के लोगों के मसाइल अब बर्दाश्त नहीं होते। उन्होंने कल 24 न्यूज़ से ख़ास तौर पर बात भी की है। क्या कहा था उनको, उन्होंने वो सुनवाते हैं आपको। मुझको नहीं मालूम कि उन्होंने किस तनाजुर में बात की और वो अपने होश आवाज की हालत में थे कि नहीं थे, लेकिन मैं ये कम अज कम उनको जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टी वो नहीं है, पार्टी इमरान खान का नाम, तो वो बिल्कुल भी पार्टी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ जो पार्टी बनी हुई है तो नैब उनको संजीदा ले रही है। वो किसी को संजीदा ले या न ले, लेकिन नैब उनको बाकायदा संजीदा ले रही है, तो वो उस तरफ तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग और जमीनों पर कब्जों के जो मामला है उनको वो दुरुस्त करें, उनको संजीदा लिया जा रहा है। मेरे मामला जो है वो कराची के हवाले से है। मैं पार्टी के अंदर मौजूद हूँ, पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब देना मुझे अच्छी तरह से आता है। तो उनको ये चाहिए कि वो अपने मामला दुरुस्त करें, क्योंकि नैब ने इनको बहुत सीरियस ले लिया। सर मैं तो समझता हूँ कि सीरियस लिया जाता है, असल में ये कुछ नॉन सीरियस लोग आ गए हैं, तो वो ये समझते हैं कि चूंकि उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता तो शायद किसी और को भी सीरियस न लिया जाता हो। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने बहुत सारी जमातें बदली हैं। मेरी एक ही जमात और वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट थी, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया। उसके बाद मेरी ना कोई जमात आगे है, ना मैं कोई पीछे किसी जमात की तरफ देख रहा हूँ। और ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में आप अगर कहीं से भी कोई पत्थर भी उठाएंगे तो वहां से कोई ना कोई करप्शन की दास्तान निकलेगी। तो अगर ये चाहते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन से भिड़े तो जरा कोशिश कर लें, मैदान में फिर खुलकर सामने आए तो फिर आमिर लियाकत हुसैन और फिर हलीम आदिल शेख होंगे सामने। बस वो नैब वाले कर तो रहे। अब पाकिस्तान में एक इदारा है जो ऐसी चीजों की तहकीकात कर रहा है, तो बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा नैब के चेयरमैन से कि हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ जो कुछ भी उनके पास है दस्तावेजात या जो कुछ भी उनके पास चीजें, उनमें थोड़ा तेजी लेकर आए ताकि ये चेहरे भी बेनकाब हो। तो आमिर लियाकत साहब ने जो कहा है हमारे साथ गुफ्तगू में, इसी तरह वो कल सोशल मीडिया पर खूब बात हुई है, दूसरे निजी TV चैनल्स पर भी उन्होंने बात की है। मुझे ऐसे लग रहा है सीमन कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आमिर लियाकत की जहाँ तक बात है कि बिजली के मामलात हैं, ऑब्वियसली वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशान है कराची को लेकर, क्यों आखिर बिजली नहीं, सबसे बड़ा शहर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फंड्स का मसला है, ये भी सबका इशू है क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। नंबर 3, अगर आपके ये तमाम आपस के मामलात खराब हैं तो भी आपको इशू होता है। तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट होना चाहिए। कर रहे हैं कि आप बेबस हैं, यानी कि ना तो पार्टी में आपकी चल रही है, ना ही फेडरल हुकूमत तक आप अपना मामला पहुंचा पा रहे हैं, हालांकि आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। बट अभी मैं ये जब कॉन्वर्सेशन सुन रही थी तो अब मुझे बताएं दोनों में सीनियर कौन है? कुछ ऐसा डिसाइड हो सकता है? ओहदे वाइज तो हो सकते हैं क्योंकि MNA हैं और वो, लेकिन वैसे भी वजीर भी रह चुके हैं, वो MKM की जब हुकूमत थी सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। इसके अलावा विफाक में भी उन्होंने अपना किरदार MNA रहकर अदा किया है, वो भी तब वजीर, मतलब ये एक पुराना उनका टाइम गुजर चुका है। लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर कोई पुराना है तो वो सही है, ये तो जरूरी नहीं होता। पॉलिटिक्स में वैसे सीनियरिटी का कोई मैटर करता है या नहीं करता? ऑन अ लाइटर नोट, एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है मैटर करता है कि उनको पता होता है कौन सी चीज से और कौन से मौके से कैसे निकलना है, शायद ये मालूम होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो बात ठीक करें या नहीं ठीक करें, ये सीनियरिटी से बिल्कुल सही। अच्छा जी, इस हवाले से हमने हलीम आदिल शेख साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ ज़रूर बताऊंगा, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। बात के इलेक्ट्रिक से शुरू हुई, लेकिन फिर ये क्या हुआ कि PTI के अरकान आपस में ही उलझ पड़े। अब आपने जो स्टेटमेंट दी उसके जवाब में आमिर लियाकत साहब ने भी जवाब दिया, फिर आपने जवाब दिया। अगर ये आपस में ही आप लोग लड़ते रहेंगे तो फिर अवाम के मसाइल कौन हल करेगा? मैं नहीं समझता कि PTI के अरकान में कोई झगड़ा हो गया, आपस से बातचीत होती रहती है, हम कोलीग्स हैं। और ख़ास तौर पे आमिर भाई तो हमारे लाडले भाई हैं, उनको तो सात खून माफ़ है, और उनको जो हमें कहते रहते हैं अक्सर वो दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, हम उसे सीरियस नहीं लेते। जब हम कहते हैं हमारे लाडले हैं तो उनके लिए कोई इशू नहीं है और कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम सब एक पेज पे हैं, हम एक टीम है। लेकिन एक फ़र्क है कि हम यहाँ ग़ुलाम नहीं हैं किसी के,
हम आज़ाद पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, सबको खुली बात करने का इख्तियार है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि जी अगर किसी ने बात मुंह से लफ्ज़ निकल गया तो उसकी सरकलम कर दी जाए, बोरी में बंद कर दिया जाए, उसे ओहदे से हटा दिया जाए, उसे मतून कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। पीटीआई खुली डुली पार्टी है, यहाँ बड़े खुल के बात हो सकती है और यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई मामला है, ना कोई इशू है। ये मतलब है कि इशू बनाने की कोशिश अक्सर की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हलीम साहब, ठीक है, आपने कहा कि पार्टी है उसमें इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात की आमिर लियाकत साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं एक MNA हूँ लेकिन बेबस हूँ। अब आप बताएं कि आप एक MP हैं, क्या आप भी बेबस हैं? क्या मामलात जो हैं वो हैंडल नहीं हो पा रहे हैं? कोई इख्तियारात हैं या नहीं? जी, आपने कहा कि MNA साहब ने हमारे कहा कि वो बेबस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई भी बेबस नहीं है, हम सब बाइख्तियार हैं। जितना इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है और 18वीं तरमीम है, तो लाजमी सी बात है कि गटर का ढक्कन हम नहीं लगा सकते, कचरा हम नहीं उठा के फेंक सकते, उसे गवर्नमेंट ने करना है। हम दीगर इशूज़ को ज़ात उस अंदाज से जो कि वो MNA जो MPs जो पंजाब में हैं, KP में, बलूचिस्तान में हैं, जहाँ हमारी हुकूमतें हैं, तो वहाँ और अंदाज इख्तियार है। यहाँ तो हम मरून मन्नत हैं पीपल्स पार्टी के, जिनकी गवर्नमेंट है और 18वीं तरमीम के बाद जिनके पास सब कुछ है, तो हम बेख्तियार नहीं है। जहाँ बात है के इलेक्ट्रिक की, तो के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेटाइज हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक 2008 से अब राज ग्रुप के पास है, उससे पहले अलजमा ग्रुप के पास थी। तो लाजिम बात है कि उस अंदाज से कि जो हम एक सरकारी इदारों में जिस उनको चला सकते हैं, तो के इलेक्ट्रिक मनमानी करती है, झूठ बोलती है, अय्यारी करती है, मकारी करती है, उनके अफसरान करते हैं। तो लाजिम बात है उसमें फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होती है और मैं समझता हूँ कि हमारे MNAs की एक फ्रस्ट्रेशन है, तो वो साबित करती है कि उनका अपने वोटर से कितना लगाव है, कि वो अपने वोटर से, अपने जो कराची के लोग हैं, उनके मसाइल हल ना होने के ऊपर कितने परेशान दिल में लेते हैं उसको। मैं समझता हूँ कि हम सब बाइख्तियार उस हद तक ज़रूर हैं जो इख्तियार सियासी तौर पे हमारे पास है, लेकिन हुकूमती इख्तियार सिंध में हमारे पास कुछ भी नहीं है। और लाजिम बात है कि सिंध हुकूमत का इख्तियार है जो इशू हमारे साथ है। चलिए शेख साहब, मान लिया आपने कहा इख्तियार है, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा था पहले सवाल के जवाब में कि आमिर लियाकत आपके लाडले हैं और वो कभी भड़ास निकाल देते हैं तो आप उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन कल तो उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया और ये भी कहा कि कब्जा माफिया के सरगना है और काफ़ी गुस्से में भी थे। इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे? क्या इसको भी गैर संजीदा करार दे देंगे और मजाक में टाल देंगे? जब मैंने कहा कि आमिर भाई ने जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, तो वो उनकी जो मर्ज़ी वो उसको देख लें, लेकिन मैं आपके चैनल की क्लैरिफिकेशन के लिए वैसे इस चीज़ पर क्लियर हो चुकी है कि ना तो अभी तक कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना कोई इंक्वायरी है। सिंध हुकूमत की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 2 साल कोशिश के बाद मेरे ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट बना के भेजी थी, पहले अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को ACC1 में, वहाँ से वो डिक्लाइन हो गई थी कि करप्शन का केस नहीं बनता। उसके बाद मेलाफाइडली सिंध हुकूमत की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने वो भिजवा दी नैब को, और नैब एक ऐसा इदारा है कि वहाँ कोई भी जब दरख्वास्त जाती है, किसी की भी जाए, किसी इदारे की तरफ से जाए, किसी शख्स की तरफ से जाए, तो वहाँ एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि आप लोग कोई ख़बर आती है तो उसको वेरीफाई करते हैं, बाद में चलाते हैं, इसी तरीके से नैब में भी कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है। तो वो सिंध हुकूमत की जो मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इंशाल्लाह वेरीफाई होने के बाद मुझे उम्मीद है कोई भी इल्ज़ाम सच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी बुलाएंगे तो हम तो सर तस्लीम हम बताएंगे इंशाल्लाह। इससे हम इस चीज़ से जो इल्ज़ाम हम पे लगा है चैनल्स के ऊपर, मतलब कागज़ों में नहीं है, चैनल्स के ऊपर, जिसके ऊपर आमिर भाई ने भी कह दिया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना इंक्वायरी है, ना इन्वेस्टिगेशन है, ना अभी तक कोई नोटिस है, और ये सब अखबारी खबरें थी और एक झूठी उसको बेस बनाकर हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बात है। बाकी आमिर भाई मैंने कह दिया ना, वो जो चाहे कहते हैं, सर तस्लीम खम है, उनसे कुछ नहीं जवाब देना हमने, हमारे आपस की बात है, अपने घर में लाइटर नोट में ले गए आप हलीम साहब, ये आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और अब उधर देखिए कि उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि वो कभी कभी ऐसे भड़ास निकाल देते हैं, तो मैं उनको इतना, मेरे ख्याल में देखें ना, अब ये होंगे शायद जूनियर सियासतदान, लेकिन समझदार सियासतदान है, उन्हें पता है कि बात को कैसे लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, आपने बताया, अपना मौक़िफ़ दिया, और ये बात अच्छी है कि उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मामलात हो जाते हैं तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। होपफुली ये इशू बड़ा ना हो और मज़ीद प्रॉब्लम ना हो और कराची के मसले हल हो जाएं। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम अगली खबर की तरफ चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है जी कि किसी लोगों को, जब आपका कोई प्रोफेशन हो सिमल, तो प्रोफेशन आप उसको, जब आप कहते हैं ना जुनून की हद तक, जब आप किसी को प्रोफेशनली आप पसंद करते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर आपको मीडिया पसंद है
या आप जर्नलिज्म पसंद है, एंकरिंग पसंद, आप क्या कर सकती हैं? मतलब आप अपना ज़्यादा टाइम सर्व करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ के ऊपर, आपके ऊपर हर वक्त 24/7 वही चीज़ सवार हो जाती है और फिर आप उसमें इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ से भी कट जाएंगे, आप अपनी बाकी बेसिकली आपने उसके अंदर अपने आप को ढाल लेना है, ठीक है ना। तो एक शख्स हैं भारत में, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसलिए हमने सोचा कि आपसे शेयर करें। वो फोटोग्राफर हैं और उनका शहर, उनका ताल्लुक है महाराष्ट्र से, रिहायशी, वो उनका नाम है रवि होंगल। ये देखिए उनका घर, ये फोटोग्राफर थे और उन्होंने एक कैमरा बना दिया अपने पूरे घर को, हर मंजिल पर एक लेंस लगाया हुआ है और यहीं तक बात खत्म नहीं हुई थी। घर का नाम जो है वो नाइकन रख दिया है, मतलब कैमरे के नाम पर अपने बच्चों का नाम भी कैमरा ब्रांड्स के ऊपर रख दिया है। एक नाइकॉन है, कैनन है और एक एप्सन है, ये बच्चों के नाम है। और घर के ऊपर भी लिखे हुए हैं, घर के ऊपर भी कुछ लिख दिया था, पूरे मंजिलों के ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है, क्लिक भी लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नाइकन लिखा हुआ है। हाँ। और इसके साथ साथ आप देखें कि ऑब्सेशन उनका यहाँ ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो जो है ना वो कलर्स के साथ भी प्ले कर रहे हैं और अपने घर के अंदर का जो इंटीरियर है वो भी कैमरा से रिलेटेड उन्होंने रखा है। उन्होंने फ्लैश उन्होंने बनाया है, फिर उन्होंने एक जो है वो साइड पे एक रील भी बनाई है और उसके बाद घर के अंदर भी जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया घर का, उसमें कह रहे हैं कि इंजीनियर हैं, माहिर इंजीनियर, उनसे उन्होंने मदद भी ऑब्वियसली ली है। बड़ा ज़बरदस्त घर और बहुत से लोग इनको देखने जाते हैं, इनके घर को बाहर से। ऑब्वियसली बड़ा नाम है इनका भारत में। पूरे इलाके में वो होगा ना कि वो कैमरे वाला घर जिसके ऊपर कैमरा बना हुआ है ना, वो देखिए आप अगर आर्किटेक्ट जो बना हुआ है वो लग भी रहा है जिससे कि कैमरा है, तो इंटरेस्टिंग है। एक ये शौक था मेरा ख्याल है उनको, इतना जुनून की हद तक जिसको उन्होंने इम्प्रोवाइज करके दिखा दिया अपने घर में ही, शायद इससे ज़्यादा शौक अपना दिखा सकें। जी, इसी के साथ खैर एनीवेज हमने ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक, और बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। 2004 को 63 बरस की उम्र में दिल के दौरे के बाइस लाहौर में इंतकाल कर गए थे और हम उन्हें आज खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह ताला उनको कबर जन्नत नसीब करे। और उनकी फैमिली जो है, उनके बेटे भी हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। अदाकार जो उनके बेटे हैं हाजी अलबेला साहब के, वो भी बड़ा हनी अलबेला, और उनका भी बड़ा अच्छा नाम है, वो भी अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसे ही इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अबू सर, ये इंडस्ट्री ही क्या, मेरे ख्याल से हर फील्ड में ही ऐसा होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के मसाइल जो हैं वो बहुत सालों से चले आ रहे थे, बट वहीं पर जब कोरोना वायरस आया तो उसने बहुत बुरी तरह इंडस्ट्री को हिट किया। उससे रिलेटेड जितने भी फनकार हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ऐसे लोग जो अपना रोज़ी रोटी इस इंडस्ट्री से कमाते थे, वो पिछले 4 से 5 माह में तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है कि हुआ ये कि बहुत से ऐसी इंडस्ट्री के ऐसे लोग थे जो कि ऑब्वियसली जब काम नहीं था, और ये रोज़मर्रा का मामला होता है, रोज़मर्रा का जब मामला होगा तो ऑब्वियसली अगर काम नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे, और फिर आपके पास ऑप्शंस कम से कम होती जाती हैं। तो इसी तरह हम आपको आज मिला रहे हैं बाबर चौधरी से, जो कि कोरियोग्राफर हैं और वो हमारी इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म करते रहे। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं ये भी आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वो अंडा पराठा और मीठा टोस्ट का एक ठेला लगाते हैं लाहौर की सड़कों पर, क्योंकि अब उनको काम नहीं मिल रहा और घर वालों का सहारा भी है, वो घर का पेट भी पालना है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि किस तरह वो बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करते रहे और आज जो है वो ठेला लगाने पर मजबूर हैं। काफ़ी मूवीज़ हैं जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया। उसमें अगर हम बड़े बड़े नामों का जिक्र करें, अदाकारा सना, अदाकारा साइमा के साथ उन्होंने काम किया, शान साहब के साथ उन्होंने काम किया। सुल्तान राही के दौर से वो, क्योंकि वो बताते हैं कि वो 12 साल की उम्र से ही इस इंडस्ट्री में आ गए थे और एज अ कोरियोग्राफर अपना करियर आगे लेकर चल रहे थे। तो फिल्म सखी बादशाह और इसके साथ साथ लाहौरिया, लाडो रानी, दिल किसी का दोस्त नहीं, ये तमाम मूवीज़, और इसके अलावा स्टेज पर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत से लोगों को उन्होंने सिखाया। लेकिन आज मामला हुआ क्या, क्यों वो इस हद तक आना पड़ा कि अपना काम छोड़कर एक और जो है कारोबार चलाना पड़ा, तो हम आपसे मिलाते हैं बाबर साहब को। बाबर अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने जिक्र किया, आपने भी सुना कि किस तरह से आप ऑब्वियसली इंडस्ट्री में खिदमात से अंजाम देते रहे हैं। हुआ क्या, लॉकडाउन की वजह से सारा ये मामला आ चुका है कि इंडस्ट्री बंद हो गई या शिफ्ट होगी, हुआ क्या? नहीं सर, ये इंडस्ट्री में जब डाउनफॉल शुरू हुआ उसके बाद काम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अच्छा। फिर आधी इंडस्ट्री जो है वो कराची जा चुकी है, आधी इंडस्ट्री यहाँ पे अवेल है। जो यहाँ पे अवेल है पंजाब में, जिनका दारोमदार था वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और कराची में भी जो लोग जा चुके हैं उनका वहाँ पे काम करना, या आपको कराची के हालात का भी पता है कि निकलो तो
पता नहीं होता कि वापस आना अब तो भी है हालात कि बहुत या बेहतर नहीं। हो गए कराची के। हाँ बेहतर हुए हैं, वो जब आर्मी आई है उससे पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो उसके बाद फिर पापा रुखसत हो गए, तो उसके बाद भाइयों में से किसी ने भी नहीं संभाला। तो उन्होंने कह दिया कि जी अपना गुजर बसर करें, हम अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकते, आपकी कहाँ करें। तो मेरा तो सारा 1 to all ही पापा थे। वो भी इस इंडस्ट्री से कई सालों से जुड़े थे। ही वॉज ऑल्सो अ कोरियोग्राफर। हमीद चौधरी साहब के आप बेटे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतनी बड़े बड़े फनकारों के साथ आपने काम किया है, वो चाहे स्टेज पर है या मूवीज़ पर है, आपस का ताल्लुक भी बन जाता है। और मूवीज़ तो अब भी बन रही हैं, मतलब अभी तो 4-5 महीने से कोरोना आ गया जिसकी वजह से सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब हो गई, बट उससे पहले भी फिर ऐसा क्या हुआ कि काम मिलना ही बंद हो गया, नए लोग आ गए, क्या हुआ? असल में ये बात है कि जो न्यू जनरेशन है उनको तो पता ही नहीं है काम करने का। और बीच में जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, पुराने कैमरामैन हैं, उनको तो काम करने का पता है। और जो न्यू कैमरामैन्स हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमने शॉट लेना कहाँ से और कैसे लेना है। और दूसरी बात ये, जब काम के लिए आते हैं तो यहाँ पे वही 8,000, 5,000, 6,000, तो इसमें काम नहीं होता और ना घर का किचन चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में हमें भूख नचाती है और इंडिया की इंडस्ट्री में लोगों को पैसा नचाता है। बिल्कुल। अच्छा बाबर, जिस तरह आपने बताया कि पैसा एक तो इंडस्ट्री में उतना नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से सिमर ने भी जिक्र किया है कि अब नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, नई मूवीज़ बन रही हैं, नए सिस्टम आ गए हैं, फिर स्टेज पर इतना काम हो रहा है, 3 महीने के अलावा भी बात करें कि आप मतलब क्या शायद वक्त के साथ इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाए या उस दौड़ में आप शामिल नहीं हो पाए जिस तरह से चेंज हो रहा था सब ज़माना और चीज़ें चेंज हो रही थी, शायद ये वजह थी? नहीं सर, वजह ये थी कि जब मैंने पापा के साथ अटैचमेंट की तो उस वक्त मेरी मामा की डेथ हो चुकी हुई थी। अच्छा। मेरी स्टडी इन बिटवीन रह गई। उसके बाद पापा के साथ इंडस्ट्री काम करते करते तो फिर ऐसा हुआ कि पापा के हालात ख़राब हो गए जो इंडस्ट्री के, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो पूरी फिल्म कंप्लीट करते होते थे। उसमें ये नहीं था होता कि एक गाना पप्पू साहब से करवा लिया, एक गाना जब्बार से करवा लिया, एक गाना किसी और डांस डायरेक्टर से करवा लिया। नहीं, आप देख सकते हैं नाचे नागन पापा की सेकंड लास्ट फिल्म थी जिसमें नादर और इस्माइल शाहजी थे। उसके बाद वो फिल्म के बाद हमने लाज फिल्म की है, लाडो रानी फिल्म की है, और उसका मेरा ख्याल अवार्ड शो भी हुआ था जो कि हम तक नहीं पहुंच सका। और उसके बाद फिर एक और फिल्म थी श्रेष्ठ तरगे पश्तो, तो वालिद साहब का था ना, मैं एज असिस्टेंट वालिद साहब के साथ ही इन बिटवीन काम क्या हुआ कि मतलब उसके बाद ये हुआ कि फिर वो एक एक गाना, तो उसके लिए पापा ने फिर इनकार कर दिया। कहते पापा कहते मैं एक गाना नहीं करूँगा, मैं पूरी फिल्म। आपने सोलो कभी मौका मिला आपको काम करने का इस इंडस्ट्री में? हाँ जी, सोलो मिला है। इसमें गेम ऑफ लव का गाना करवाया हुआ मैंने, एक गाना मैंने करवाया, एक गाना पप्पू साहब ने करवाया। अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब जाहिर है इंडस्ट्री के फनकार हैं और इससे ताल्लुक़ आपका है, लेकिन अब जाहिर है एक तरफ कौन सी लाइफ, और अब जो आप अच्छी बात है कि मेहनत कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। और मुझे तो ये फ़ख्र है कि मेरे पापा मजदूर थे और मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। और दूसरी बात ये है कि पापा खुददार थे और मैं भी खुददार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एज ए आर्टिस्ट होके अंडा पराठा लगाऊं तो मुझे शर्म आए, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बाबर, और मेरे ख्याल से ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों की आवाज़ कोशिश करते हैं कि मुतल्लिक़ तक पहुंचे। तो आपका ये जो पूरा हालात हैं, जो सिनेरियो है, आई रियली होप, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो बजट में इंडस्ट्री के फनकारों के लिए बजट रखा है, आई रियली होप कि वो उन तक पहुंचे। और मैं खसूसी तौर पर फयाजुल हसन चौहान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर आप बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के हालात भी ज़रा सुन लीजिए, देख लीजिए और प्लीज़ उनको मदद। और जो लिस्ट है ऑब्वियसली वो आपने लिस्ट जो ऑलरेडी बनाई है
उस लिस्ट में कुछ लोगों को, इस तरह से लोगों को भी इंक्लूड कीजिए जो लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, उनका कारोबार जो है रोज़गार ख़त्म हो चुका है, तो इन लोगों को आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली पहली लिस्ट में वो लोग शामिल थे जो कि ऑलरेडी परेशान थे और रजिस्टर्ड थे। अब ये ऐसे लोग, बाबर जैसे और बहुत से लोग जिनका अब नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं, लेकिन वो ज़रूरतमंद है, तो इनको भी आप शामिल कीजिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए। और इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्री के लोगों को भी कहूँगा कि अपने लोगों को मत भूलिए, नई टेक्नोलॉजी, नए लोग शामिल हो जाएं, लेकिन आप पुरानों को मत भूलिए, इनको साथ लेकर चलिए। इससे आपके काम में बरकत भी होगी, आपका मामला भी अच्छा चलेगा और इंसानियत की खिदमत भी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड और ज़िंदगी है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लें जी, वफाकी हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान आन खड़ा हुआ है और वो इम्तिहान ये है कि कराची में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर दी है। अब असल में होगा क्या कि कराची में अगर प्रोटेस्ट किया जाएगा, स्ट्राइक की जाएगी और कहा जाएगा कि हम अपने ऑयल टैंकर्स यहाँ से कहीं भी किसी भी शहर में नहीं भेजेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑयल की सप्लाई उस शहर तक नहीं पहुंचेगी और फिर उसका मतलब क्या होगा कि ऑयल की किल्लत पैदा हो जाएगी। और कोई 48 आवर्स की विंडो है कि अगर इन्होंने प्रोलॉन्ग किया ये प्रोटेस्ट तो फिर मुल्क में किल्लत पैदा 48 घंटे के अंदर मामला हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये किल्लत शुरू हो जाएगी और ये बहुत पाकिस्तान में बड़ा बुरहान लेके आ सकती है। तो फिर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या मुतालबात ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत इनके साथ बैठ नहीं पा रही, या फिर ये नहीं मान रहे हैं, या कुछ मुतालबात लगता है बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए गए हैं जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है? एनीवेज, ये मामला है क्या और क्यों हड़ताल की जा रही है और क्यों इस तरफ बात पहुंची, हम बात करेंगे शोएब अशरफ साहब से, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शोएब साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया कि मामलात आपके अब बिगड़ गए और आपने कहा कि अब हम करेंगे हड़ताल पूरे पाकिस्तान में। ऑब्वियसली जब ऑयल टैंकर से ऑयल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर पहिया जो है वो जैम हो जाएगा। इस हद तक बात क्यों पहुंची? कुछ मुतालबात जो हैं, इशूज़ जो हैं, पहले वो बताइएगा, फिर उसके बाद उन पर बात करेंगे। गवर्नमेंट के साथ जी हम पिछले 6 महीने से खतों किताबत कर रहे हैं। इश्यूज कोई नहीं है, काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि हालात ऐसे हो गए, इतने प्रोलॉन्ग हो गए कि इस वक्त इन हालात में हमारा बिजनेस करना, हमारा सर्वाइवल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हड़ताल हम लोगों ने कोई शौक से नहीं की, मजबूरी से की है, क्योंकि अगर हम हड़ताल नहीं करते तो हम वैसे भी इतने ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ चुके होते हैं कि गाड़ियाँ हमारी कहीं ना कहीं रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। इश्यूज ऐसे हैं कि वो सॉल्व हो सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है कि सॉल्व ना हो, और प्रिंसिपली काफ़ी चीज़ें उसमें से गवर्नमेंट ने एग्री भी की हुई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मुतालिबात हैं आपके और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट अग्री कर रही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? अभी हमारे जो इस वक्त जो गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, एक तो वाइट ऑयल पाइपलाइन आ रही है इसमें, उसके बाद हम लोगों ने इनको कहा कि हमें उसमें बताएं हमारा रोड ट्रांसपोर्ट का शेयर कितना है और उसके हिसाब से हमारे से नई गाड़ियों की जो ओगरा स्टैंडर्ड का फ्लीट है इन्वेस्टमेंट करवाएं। हमने ऑलरेडी तकरीबन तमाम ओएमसीज में गाड़ियां नई बनाई हुई हैं और हमारे हिसाब से वो उनकी जो तादाद है वो उनके बिजनेस के लिए पूरी है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट का कहते हैं। हम लोगों ने कहा हम मजीद इन्वेस्टमेंट इसी सूरत में करेंगे कि हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स बता दें हम, ताकि अगर जरूरत हो तो बनाए, नहीं बिजनेस हो तो हम क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करें। एक तो ये चीज है। दूसरा हमारा फ्रेट का इशू है। फ्रेट हमारा नवंबर 2019 में इसका रिवीजन ड्यू था, जो इन्होंने अभी तक प्रोलॉन्ग किया हुआ है और उसका इतना 7-8 महीने का हमें उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो प्रिंसिपली वो चीज़ बिल्कुल एग्रीड है, एक फार्मूला है जिसमें आज की वैल्यूज पुट करनी है और इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कर देना है, लेकिन वो ये कर नहीं रहे हैं। ठीक है। सर्विसेज सेल टैक्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, वो हम लोगों ने 2018 में इनके साथ एग्री किया, इस सेक्टर में हम लोगों ने इनलिस्ट किया। उसके ऊपर एक हमें इनपुट क्लेम मिलती है, तमाम सेक्टर्स को मिलती है, लेकिन इन्होंने इनिशियली हमें कहा जी क्योंकि आपका नया आ रहे हैं तो हम आपको 3 महीने के लिए इसमें आप इनपुट नहीं लें, उसके बाद हम आपको रिलीज दे देंगे। वो अभी तक हमारा पेंडिंग में है, 2 साल होने वाले हैं, इनपुट एडजस्टमेंट हमें नहीं दे रहे हैं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसी तरह एफबीआर का इनकम टैक्स का मसला है, हमारा पहले 2% ग्रॉस के ऊपर ले रहे थे, उसको इन्होंने 3% कर दिया। अगर इसको अगर नेट उस पर कैलकुलेट करें तो हम लोग इस वक्त तकरीबन 45% नेट इनकम का टैक्स दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर में 29% से ज़्यादा नहीं है।
कॉर्पोरेट में चले जाएं, कहीं पे भी 29-30% से ज्यादा नहीं है। तो हम इनको यही कह रहे हैं कि हमारा जो 2% था वो हमारे ऊपर बहुत था, मतलब ये तमाम आपके जो मुतालबात आपने बता दिए, टोल टैक्स का भी मसला था, कांटा चेक करने का भी मसला था, इसके अलावा आपके रोड के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, ओवरलोड का भी बड़ा इशू आता है जिसके ऊपर आपकी बात भी हुई, आपने पहले भी एहतजाज इसी तरह होता रहा, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर्स करते रहे। ये ओवरऑल मामला है। इसमें अब आपने कहा था कि मुतालबात कुछ हमारे माने भी गए हैं, तो फिर वो कौन से मुतालबात हैं जो मान लिए गए हैं लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन माने नहीं गए? प्रिंसिपली एग्री करते हैं कि ये हम कर देंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का या उसका कंप्लीट होने का कोई और इशू नहीं है, नजर नहीं आता। मीटिंग्स में हमारे साथ एग्री करते हैं, हाँ जी, उसका कोई हल नहीं निकालते। अच्छा, ये जो आपने सर्विस सेल्स टैक्स की बात की या इनकम टैक्स की बात की कि 2% से 3% कर दिया, तो आप ये भी तो देखिए ना कि मुल्क में महंगाई कहाँ जा रही है और टैक्स सिस्टम को ही हमें मजबूत बनाकर मुल्क की मईशत को भी ग्रो देना है। अब आप ये भी देखिए कि मुल्क की मईशत कोरोना की वजह से और इवन कोरोना से पहले भी किस कदर ज़बो-हाली का शिकार थी। अगर हर सेक्टर ही ये कहना शुरू हो गया और एज अ थ्रेट स्ट्राइक कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया, तो फिर तो मुल्क नहीं चल सकेगा। ये आप बेहतर तौर पर समझते हैं? नहीं, अभी आप मईशत में देख लें, कोरोना की वजह से इन्होंने इंटरेस्ट रेट 14% से कम करते करते 7% पे ले आए। बिल्कुल, इतना लोगों को रिलीफ दिया इन्होंने, इतना इन्होंने रिलीफ दिया, इन्होंने और बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत सारा रिलीफ दिया। लेकिन कोरोना में जो कि हमारा सेक्टर है जिसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, पूरे पाकिस्तान में ऑयल सप्लाई एक दिन कहीं शॉर्ट नहीं हुई हमारी गाड़ियों की वजह से। हुकूमत के प्रोडक्ट ना होने की वजह से अगर हुई हो तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों की तो सर्विसेज रही और हमें इन्होंने क्या रिलीफ दिया? हमें तो इन्होंने उल्टा वही और रिलीफ तो टोल टैक्स इन्होंने सेक्टर को मिला है। आपने कहा ना कि बहुत से सेक्टर्स को रिलीफ मिला है, कोई भी सेक्टर ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको रिलीफ मिला और एहतजाज को भरपूर कर रहे हैं, कोई खुश नजर नहीं आता है। ये बताएं कि आपके जी अब उसके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के आ गए कि क्यों इस तरह किया जा रहा है। एनीवेज, अब ये सारा मामला है, आपके ओवरलोड का बहुत बड़ा मसला है। फिर जो होते हैं हादसात, उसके ऊपर आपकी जो इंश्योरेंस आप लोगों को तो क्लेम हो जाती है, सानिया शरकपुर और शरकपुरिया, इसके अलावा जी अहमदपुर शर्किया, इसके अलावा और बहुत से हादसात हुए हैं, आपको मालूम होगा। फिर दरमियान में सामान उठा लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। अब ये सारा कुछ जो होता है उसके बाद आपकी तो इंश्योरेंस होती है, आपको मामला क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान होता है गवर्नमेंट का, जो ओवरऑल मामला ख़राब होते हैं, उसके ऊपर कभी कोई बात हुई है कि आप इसको सिक्योरिटी अपने मामला कैसे चेक करें, अपनी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें, सिस्टम को बेहतर करें, ओवरलोड ना करें और गाड़ियाँ नहीं, जैसे गवर्नमेंट ने कहा भी है कि आप अपनी गाड़ियाँ नहीं कर लें। गाड़ियां हमारी आप ओवरऑल फ्लीट चेक कर लें, हमारा मोर देन 80% फ्लीट ओगरा स्टैंडर्ड के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत रह गया, वो भी अगर हम ये नंबर्स बताएंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ये लोग नंबर्स ही नहीं बताते हैं। और हमारी गाड़ियों को मेजॉरिटी मतलब OMCs इनको एज अ स्टोरेज यूज करती हैं, इनके पास टैंक्स अपने अवेलेबल नहीं है। हमारी 20-20 दिन गाड़ी लोड करके खड़ी करते हैं। अच्छा शुएब साहब, आप मुझे ये भी कहिएगा, जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा, जो हमारा मेन कंसर्न है कि 48 घंटे के बाद मुल्क में पेट्रोल की, ऑयल की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, तो क्या यही मकसद है? आपको लगता है कि कोई आके आपसे बात करेगा इन 48 घंटों से पहले, या किसी ने आकर कोई राब्ता करने की कोशिश की है अभी तक? हम लोगों ने 9 तारीख को गवर्नमेंट को लेटर लिखा था जी, जो इनको बाय TCS डिस्पैच किए, 10 को मिल गया, 11 को मिल गया। उसके बाद इनको चाहिए था कि इस डेडलाइन से पहले हमारे साथ मीटिंग अरेंज कर लेते। उस वक्त तक तो किसी ने राब्ता नहीं किया। कल जब स्ट्राइक कर ली, कल शाम को एक इन्होंने कहा है कि मंडे को हमारे साथ मीटिंग कर लें। हम लोग मीटिंग बिल्कुल जरूर करेंगे, लेकिन मीटिंग हम उसी सूरत में, कॉल स्ट्राइक हम कॉल उसी सूरत में करेंगे जब हमारे इन मुतालबात में से मतलब स्ट्राइक हुई नहीं है, मंडे को मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा। कर दी है उन्होंने, कहा कि हम मीटिंग तो कर लेंगे लेकिन स्ट्राइक तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक आप हमारे मुतालबात। तो उनको मीटिंग या तो पहले रखनी पड़ेगी या अभी जाकर मुलाकात करनी पड़ेगी। प्लीज इस इशू को सीरियस ले लें, क्योंकि अगर ये स्ट्राइक लॉन्ग की तो मुल्क में पेट्रोल किल्लत जो है वो पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये बड़ा परेशानी का बाइस बन सकती है। शुएब अशरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं ये मामला जल्द निपटा जाएगा और इस तरह से लोग जो है परेशान नहीं होंगे, लोगों को मजीद परेशानी का सामना नहीं होगा और जल्द से जल्द ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी के साथ हम कुछ हैप्पी न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं जी। कंग्रेचुलेशंस सारा एंड फलक शबीर, जिनकी कल शादी हो गई, निकाह हो गया और निकाह के कुछ विजुअल्स जो है वो हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे कि ये उनका निकाह पढ़वाया जा रहा है। सारा 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 बेसहारा सारा पूरी दुनिया नोट मतलब लाइव जा रहा है। आपका निकाह सहारा जफरुल्लाह खान साहब
तो जी चले जी माशाल्लाह मुबारक हो, इनको। कबूल है हो चुका है अबूजर एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। तो आपकी बात बिल्कुल सही थी कि कोई मौका हो, नाराजगी हो जाए, खुशी का मौका हो, कोई मौका हो, फलक साहब ने गाना गाना मामला जो है ना उसको चार चांद सॉर्ट आउट कर लेना। अच्छा, बड़ी प्राइवेट सी एक सेलिब्रेशंस थी, ये लिमिटेड लोगों को उन्होंने बुलाया था, बट कंग्रेचुलेशंस एंड वी विश द कपल अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड एंड इंशाल्लाह जी हम इस तरह के मोमेंट्स जो हैं वो आपके एंजॉय करते रहेंगे एज अ फैन भी और एज अ मीडिया भी हम आपके फैंस को दिखाते भी रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप हेडलाइंस जाने फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुझे 2-3 दिन से ना आई एम जस्ट वंडरिंग कि एक एप्लीकेशन टिकटॉक जिस पर मिलियंस के करीब लोग जो हैं वो लोगों को फॉलो करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट व्हाट इट इज, ये कोई आफत है या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है? देखिए ना, ये जब आप ऐसे काम करेंगे ना, जो अभी ये शख्स नौजवान कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वो हवाई फायरिंग कर रहा है, और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि डकैतों ने पुलिस को बाकायदा तौर पर ये कहा कि आओ हमें पकड़ लो, उन्होंने टिकटॉक वीडियो बना दी। हाँ, पूरे अपने असलहा से लेस वो पूरा अब इस तरह से जब होगा, फिर आप जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों के हादसात हो रहे हैं, फिर आप गैर अखलाकी जब वीडियोस बनाएंगे उसको आप अपलोड करेंगे, अब असले की नुमाइश, गैर अखलाकी वीडियोस, उसमें आप गैर अखलाकी की हद क्रॉस भी कई दफ़ा हो जाती है, वो भी आपने देखा होगा। अब ऑब्वियसली वो हद मेंटेन कौन करेगा, वो कौन देखेगा कि वो हद क्या है, इसके लिए रेगुलेशन छोटे बच्चे आप सोचें, वो इंसिडेंट मुझे याद आ जाता है, नहर के लाने कोई एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए अपने सो कॉल्ड कोई टिकटॉक बना रहे थे, पांव फिसला नहर में गिर गए और उसके बाद बहुत से हादसात हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज निकाली गई। अब कली की बात ले लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाते, कली लाहौर शहर में कैनाल रोड के ऊपर हरबंसपुरा के करीब नौजवान जो हैं वो बड़ा अपने फन का मुजाहिरा कर रहे थे, मोटरसाइकिल पर करतब दिखा रहे थे। खुदा ना खास्ता अगर ये गिर जाते तो इनको किस कदर चोट लगती, ये उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एंड ऑल्सो आप देखिए पीछे PRU की गाड़ी भी खड़ी है, डॉल्फिन अहलकार भी इस वीडियो में देखे जा सकते हैं कि वो सामने ही थे, पुलिस रोक नहीं रही है, कंट्रोल नहीं कर रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अब ऐसा एक वक्त आ चुका है कि जब इसके ऊपर अब पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार कर ली है और लाहौर पुलिस के DIG ऑपरेशन जो हैं वो ज़ाहिर तौर पर टिकटॉक बंद कराने के हक में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि इसके नुकसानात कितने हैं, फिर इसके बाद वो ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर रेगुलेशन सिमिल ऑब्वियसली आपको भी मालूम है कि इसके ऊपर सोशल मीडिया पर रेगुलेशन तो उस तरह से हो नहीं पाती हैं, तो वो आप डायरेक्टली उस सोशल मीडिया की जो वेबसाइट जैसे इशू होता है वही बंद करा दो। जैसे PUBG के वाले से बात आई थी कि अगर इशू आया तो PUBG बंद करा दो, यूट्यूब का इशू आया तो यूट्यूब बंद कराओ। डायरेक्टली रेगुलेशन करने के लिए कोई बैठा नहीं हुआ, तो लोग या तो खुद जिम्मेदारी दिखा दें या फिर हुकूमत को फिर वो टारगेट करके उसको बंद करवाना। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम टिकटॉक स्टार्स की बात करें जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अब उधर वो ये कहते हैं कि हमारे लिए ये अब एक बिजनेस बन चुका है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। जो बहुत फेमस टिकटॉक स्टार्स हैं जो अपनी एक्टिंग का मुजाहिरा भी करते हैं और कुछ लाइटर टिकटॉक्स भी बनाते हैं, कभी कभी वो ये कहते हैं कि हम इसे कंस्ट्रक्टिव साइड पर भी यूज़ कर लेते हैं। उनका पॉइंट किसी हद तक वैलिड है क्योंकि दुनिया भर में जो ये एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे एक तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन उसको बड़ा कंस्ट्रक्टिव साइड में यूज़ कर रहे हैं। दुनिया में इसका एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भी है, बट क्या हुआ ऐसा कि पाकिस्तान में इसको वल्गैरिटी के साथ अटैच किया जाता है, इसको बदनामी के लिए अटैच किया जाता है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ शो में मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह भी मौजूद होंगी जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम शामिल करेंगे और उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ जो DIG ऑपरेशंस लाहौर पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि टिकटॉक बैन होना चाहिए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने क्या रिपोर्ट तैयार की है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम हरीम शाह से बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। ये उन्होंने भी मतलब काफ़ी बड़ा नाम बनाया टिकटॉक की दुनिया में। हरीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरीम, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, ऑब्वियसली सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके हाथ में होता है, आपने उसका सही इस्तेमाल करना या गलत, या फिर आप अगर कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट खसूसन टिकटॉक का अगर हम जिक्र कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी है, आपको एक एज अ टिकटॉकर आपको क्या लगता है कि इसका कहाँ पर गलत इस्तेमाल शुरू हुआ? कौन सी वो हद थी जो कि लोगों ने क्रॉस की और उसको बदनामी के लिए या वल्गैरिटी के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? आपको लगता है कि ये गलत अब यूज़ हो रहा है या फिर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगता? जैसे टिकटॉक पे तो वो गलत है और सही होंगी। अगर टिकटॉक की वजह से मिले, टिकटॉक की वजह से
मैं आप लोग फायदा नहीं देखूंगी। अगर मैं और देखूंगी तो वो लोग करें जो अनएजुकेटेड है, का नहीं पता, और ये वो लोग करते हैं जिनकी मतलब किसी तरबियत हुई हुई है, तो वो किसी भी ऐप से चाहे वो टिकटॉक के उनको कुछ और चीज में जाके हरीम, आपके ऑडियो का इशू आ रहा है और आपकी आवाज़ जो है वो ठीक हम तक पहुंच नहीं पा रही, तो हम चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ का इशू थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें और बेहतर तौर पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शामिल कर सकें। यही सवाल हम आपसे दोबारा पूछेंगे कि आप इस पर क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे समझ आया, उन्होंने ये बोला कि अगर ये लोगों को आप प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे टिकटॉक, तो वो कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने यही हरकतें करनी है तो वो ये हरकतों का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा जी, DIG ऑपरेशंस इशफाक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो बाकायदा टिकटॉक के ऊपर एक रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम DIG साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने के लिए। अब कहिएगा, इससे कबल लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने PUBG की पूरी एक रिपोर्ट तैयार कराई और PTA से उसको आर्जी तौर पर बैन कराया। अब वो केस चल रहा है और देखा जा रहा है कि उसमें क्या सिचुएशन होगी। अब टिकटॉक के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जा रही है, आपके पास ऐसा क्या डाटा है, क्या कंप्लेंट्स हैं जिसके बेस पर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले बात हो रही थी, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी कल मुझसे बात की थी, इस सिलसिले में हमें मुख्तलिफ कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं कि जेंडर हैरेसमेंट के इश्यूज़ होते हैं बाज़ दफ़ा, और लोग जो है वो फायरिंग करके उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हैं, काइट फ्लाइंग के हवाले से कर देते हैं, और कोई वन विलिंग और इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो जो भी चीज़ क्राइम में आती है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, अगर आप उसको अपलोड करते हैं साइबर के ऊपर, साइबर स्पेस के ऊपर, तो वो एक साइबर क्राइम में आ जाती है बात। और आपको पता है बहुत से ऐसे नौजवान लड़के जो बिल्कुल फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं करते और कोई ऐसा काम नहीं करते कि गलत नहीं करते, लेकिन सिर्फ टिकटॉक पे अपनी वीडियोस अपलोड करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम वाकयात की हम इकट्ठे करके एक रिपोर्ट बना रहे हैं। सही, इशफाक साहब, रिपोर्ट तो बन जाएगी, ऑब्वियसली आपके पास जो कंप्लेंट्स होंगी उसके बाद आप रिपोर्ट बना लेंगे, लेकिन ये कैसे होगा इम्प्लीमेंट? क्या टिकटॉक बंद कर देंगे? ऑब्वियसली लोगों का रिएक्शन भी आएगा कि भाई अगर आप किसी चीज़ को रोक नहीं सके, आप टारगेट करके उस शख्स को पकड़ लें, लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर चीज़ का इस्तेमाल बंद करवाने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली उसका रिबटल भी आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पुलिस का काम है पुलिसिंग करना। अगर आप किसी चीज़ को बंद करते हैं दैट डजंट मीन वो ख़त्म हो गई है, वो कहीं और पर जाकर यूज़ हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि चीज़ों को बंद करने की बजाय उसकी रेगुलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, चूँकि टेक्नोलॉजी है, साइबर स्पेस है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट है, इसका बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और तमीरी इस्तेमाल भी होता है। हम जो कर रहे हैं, हम तो आजकल कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो उस पर होती है, हम तो उसको आइडेंटिफाई करके लॉ इन्फोर्समेंट भी करते हैं, गिरफ्तार भी करते हैं। लेकिन देखने में यह है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से चीज़ें बढ़ रही हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो आमतौर पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, ख़ास तौर पे हवाई फायरिंग। आपको पता है कि बहुत सी मासूम जानें ज़ाया हो जाती हैं हवाई फायरिंग की वजह से, कि वो चलते चलाते उनको गोली लग जाती है। DIG साहब, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं कि टिकटॉक बनाते हुए ही खुद को गोली लग गई क्योंकि वो इमेच्योर्स थे। जैसे आपने कहा कि इमेच्योर्स जो हैं, जो नॉर्मली ना तो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ना शौक रखते हैं, सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए और मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन आपने जो जिक्र किया साइबर क्राइम का, वो साइबर क्राइम किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक प्रोफाइल का होगा, वो ओवरऑल टिकटॉक का नहीं होगा। आपने खुद भी कहा कि टिकटॉक को कंस्ट्रक्टिव साइट पर भी यूज किया जा सकता है, जो नहीं करते। अब आप तो क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, हमारा कंसर्न वल्गैरिटी भी है, हमारा कंसर्न फहाशी भी है जो इस प्लेटफॉर्म से फैलाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि लाहौर पुलिस इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना सकेगी कि एक्चुअली में ये एप्लीकेशन बैन हो जाए? बिल्कुल, देखिए हम तो अपना रोल अदा करेंगे जिस हवाले से हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काम हो रहा है। इसके अलावा देखिए हमारा एक पुलिस का काम सिर्फ क्राइम कंट्रोल करना नहीं है। सोसाइटी में एक हार्मनी, कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा हो, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल वाइसेस बन रही हैं, उस पर भी पुलिस काम करती है। तो पुलिस ने अपना काम करना है। हमारा मकसद है अमन व अमा हो जाए, क्राइम कंट्रोल हो जाए और सोसाइटी और कम्युनिटी में पीस आए।
हमारा हरगज मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ चीज़ों को बैन करवाना मकसद। बिल्कुल सही, इशफाक साहब की बात ठीक है कि हमारा मकसद बैन करवाना नहीं है, रेगुलेशंस करवाना है। रेगुलेशन के लिए एक डिपार्टमेंट है हमारे पास, FIA का साइबर क्राइम सेल, इंतहाई वीक मैं उनको कहूँगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट शायद अंडर पावर्ड है, उनके पास वो लोग नहीं हैं, अंडर सोर्स्ड है, बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत ज़्यादा है, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा, इतने लोग नहीं हैं। क्या ये वजह नहीं है कि वो भी काम नहीं कर पाए और इसकी वजह से ज़्यादा मामला बिगड़ गया? नहीं, इस पे मैं आप थोड़ी क्लैरिटी बताऊंगा। बहुत दफ़ा आपको मैंडेट और टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं पता होती। FIA के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई साइबर स्पेस को ब्लॉक कर सकें। FIA का हमारे साइबर क्राइम विंग है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने जब भी उनसे रब्ता किया FIA के साइबर क्राइम विंग से, उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली और बड़ा अच्छा काम किया अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए। साथ ही साथ FIA में अब मजीद बेहतरियाँ भी हो रही हैं मौजूदा लीडरशिप में। जो साइबर क्राइम, साइबर स्पेस को कंट्रोल करने का इख्तियार है, रेगुलेट करने का इख्तियार है, वो वफाकी हुकूमत का अदारा है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारा यहाँ पे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अंडर सोर्स्ड, आपने खुद ही कहा कि अपने लिमिटेड सोर्सेज में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे होंगे, लेकिन अंडर सोर्स्ड भी हैं, ह्यूमन पावर भी कम है उनके पास। लेकिन आप जो आपने जो जिक्र किया कि PTA के अंडर आता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मुल्तान बेंच में बाकायदा एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है कोर्ट में कि अगर इसको बैन नहीं करना तो एटलीस्ट फिल्ट्रेशन या कुछ रेगुलेशन जो है वो इसके लिए तय कर दी जाए। DIG साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम हरीम, आप जरा बात कीजिएगा और देखें हम कि आपकी आवाज हम तक ठीक आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। बस ठीक हो गया। अच्छा हरीम, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे, अभी DIG साहब भी ये कह रहे थे कि लोग जो नॉर्मली क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट टू मेक अ टिकटॉक या टिकटॉक पे फेमस होने के लिए वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, असलहे का इस्तेमाल करते हैं। आप भी बेहतर समझती हैं कि इसको बहुत से लोग जो हैं वो वल्गैरिटी के लिए भी यूज कर रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज तो हो ही रही हैं, लेकिन एथिकल और इमेच्योरिटी जो मैनर्स और हमारे कल्चर के खिलाफ है, वो चीजें भी नजर आ रही हैं टिकटॉक पे। क्या आप समझती हैं कि जो पुलिस इसको बैन कराने जा रही है या रिपोर्ट तैयार कर रही है, वो सही इकदाम है या कुछ और होना चाहिए? देखिए, हमारी हुकूमत कोई भी काम करेगी वो हमारे फायदे के लिए करेगी, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारी भलाई के लिए करेगी। तो अगर वो उन्होंने इस तरह की चीजें देखी और इस तरह की चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो बैन कर रहे हैं, तो इसमें फिर हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया, हमने इन चीजों को नहीं पहचाना, हमने एक ऐप को जानते हुए उसको गलत तरीके से, चाहे कुछ लोगों ने किया, लेकिन अब उनको रोकने के लिए। मतलब आप चाहती हैं कि टिकटॉक अगर वो बैन करा रहे हैं तो अच्छी बात है, करा दें? देखिए, हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, अपने हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए। अच्छा, आपने बात ठीक की कि जी हुकूमत तो डिसाइड करे, लेकिन आपको मालूम है कि आप भी खासा एक इन रही हैं मीडिया में, जब आपने बड़े बड़े प्रोफाइल के लोगों के साथ टिकटॉक बनाई, बहुत से लोग उसकी तरफ राग़िब हो गए, फिर लोगों ने कोशिश की कि हम भी फेमस हो जाएं, हम भी हरीम शाह बन जाए, मतलब आपका नाम टिकटॉक के साथ जुड़ गया। अब आप बताएं कि इससे लोगों ने कमाना भी शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री में इससे अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है, गानों की वीडियोस में इसके अलावा भी काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में आ रहे हैं। तो ये भी आप देखेंगे, क्या इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल तक रुकना नहीं चाहिए था? ये बिगड़ क्यों गया, वजह क्या हुई? आपको क्या लगता है कि हम इस तरह क्यों हुआ है कि गलत इस्तेमाल उसका शुरू हो गया? जहाँ तक आपने बात की कि टिकटॉक के थ्रू लोगों ने अर्न करना शुरू किया, बेशक बहुत फेमस म्यूजर है, मैं अपनी बात करूंगी कि मैंने टिकटॉक के थ्रू लाखों में अर्न किए और टिकटॉक के थ्रू मुझे बहुत ज्यादा काम मिले, फेम भी मिले, पॉपुलैरिटी मिले, काम भी मिले, सब कुछ मिले। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग जो इस पे आके वल्गैरिटी या ये चीजें फैला रहे हैं, तो हमारा नौजवान माशरा जो है वो बर्बाद हो रहे, खराब हो रहे। तो हम अपनी खुशी को नहीं देखेंगे, हम अपने मफाद को नहीं देखेंगे, हमने पूरे पाकिस्तान के मफाद को देखने, हमने अपने नौजवान नस्ल को इस चीज से बचाना। क्या बात है, आप तो वो प्लेटफॉर्म जिससे आपको फेम मिला, आपको इनकम मिली, आप वो भी कुर्बान करने को तैयार है। DIG साहब, आई थिंक दैट्स मैच्योर ऑफ हरीम, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर ये इस्तेमाल किया गया कि हम इससे अर्न कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं और हमारा सोर्स ऑफ इनकम है ये, उसको कैसे काउंटर किया जाएगा? विच इज़ ट्रू, एक्चुअली लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है। पहले ही पुलिस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है PUBG को लेकर, क्योंकि ई स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का बड़ा नाम था, ग्राफ ऊपर जा रहा था, और सिर्फ सुसाइड को जब आपने उसके ऊपर बेस करते हुए PUBG को बैन करा दिया, तो लोग सोशल मीडिया पर बड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं पुलिस को। देखिए, पुलिस ने तो रिकमेंड किया था, और PTA में एक रिसर्च और एनालिसिस की टीम है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी में, उन्होंने उसको बहुत तजिया करके और अपने हिसाब से रिसर्च बेस पे उसको किया है।
सोर्स ऑफ इनकम की जहाँ तक बात है, देखिए सोर्स ऑफ इनकम तो नारकोटिक्स में भी है, इलीगल ट्रैफिकिंग में भी है, टिम्बर माफिया में भी है। तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में हो, जिससे क्राइम बढ़ता हो, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये अनफेयर है या सकते। इलीगल है? एक टिकटॉकर के मिलियंस में फॉलोअर हैं, अगर टिकटॉक के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स उसको अप्रोच करते हैं प्रमोशंस के लिए, इवन हमारी गवर्नमेंट में गवर्नर साहब बुलाते हैं टिकटॉकर्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए, मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव साइड तो है ना। फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि अनफेयर अर्निंग क्या है और इलीगल अर्निंग क्या है? ये तो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो रेगुलेटरी बॉडी है ना पूरे पाकिस्तान की, उनके अंदर बहुत से सिस्टम्स मौजूद हैं, वो चेक करेंगे। ठीक है, पीटीए डिसाइड करेगा। लेकिन अशफाक साहब, अच्छा एक चीज़ आप बताएं कि ऑब्वियसली आपने कहा कि रेगुलेशंस की बात होनी चाहिए, वन व्हीलिंग का बड़ा जिक्र होता है कि वन व्हीलिंग के खिलाफ एक कानून है, वालिदैन से लिखवाया जाता है, लेकिन कोई पुलिस उस पर नहीं कर पाती। ऑब्वियसली अब आप मोटरसाइकिल को बैन नहीं कर सकते कि मोटरसाइकिल ही सड़कों पर ना आए। इसी तरह तेज़ रफ्तारी जो है वो उसकी वजह से बड़े एक्सीडेंट होते हैं, आप गाड़ियों को नहीं रोक सकते। लोगों के लिए आपने ऐसा माहौल या लोगों को ऐसा समझाना है कि लोग किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करें। इस पर क्या काम हो रहा है कि लोगों को ये टीच किया जाए कि एक प्लेटफॉर्म है उसका सही इस्तेमाल करें, गलत करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो पहले वक्त से ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। और इसके लिए भी यही है कि मोटरसाइकिल गाड़ी ये तो जरिया आपका आमदरफ्त है, इसको बैन नहीं किया जाएगा। आप ये जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो तो खूनी खेल है जब वन व्हीलिंग करते हैं। तो हमें हर चीज़ को ऊपर देखें, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहां पे आपको पता होता है गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं या नहीं खड़ी कर सकते। गाड़ी अगर किसी को तेज चलाने का शौक है तो वहां पे अभी मैडम एक चीज मैं इसमें बताऊं आपको, चोलिस्तान डेजर्ट रैली होती है, जिनको तेज गाड़ी चलाने का शौक है वो बहावलपुर में जाएं और चोलिस्तान डेजर्ट रैली में शिरकत करें। ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी डीआईजी साहब, लेकिन मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अभी जो स्क्रीन पे हमारे फुटेज चल रही है ना, वो आपने कल देखी भी होगी, हरबंसपुरा के इलाके लाहौर की है, जहां बिल्कुल पीछे पीआरयू की गाड़ी भी खड़ी है, इस तरफ डॉल्फिन स्क्वाड भी खड़े हैं। ये मोटरसाइकिल सवार जो है ना, ये मुसलसल करतब दिखा रहा है मेन सड़क के ऊपर। तो जब अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिकली नजर भी आनी चाहिए। क्यों नहीं उन पुलिस एहलकारों ने आके इन्हें पकड़ा, दो लगाई कान के नीचे कि ये क्या कर रहे हो? मैडम वो जो वीडियो क्लिप है वो एक पार्ट है ना, बाद में पुलिस ने उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया था। ठीक है, वन व्हीलिंग के खिलाफ एक्शन लिया और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसके ऊपर लोगों को समझाना चाहिए, यही हमारा रोल भी होना चाहिए कि लोगों को समझाएं कि चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करें। हरीम शाह, आप बताएं कि अब किस तरह से लोगों को समझाया जा सकता है? एक तरफ तो बैन लगने जा रहा है, अगर बैन लग गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, लेकिन कोई अभी है आपको लगता है रास्ता जिससे आप कहें कि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप इसका खासा इस्तेमाल कर चुकी हैं टिकटॉक का? लेकिन जो मेंटली सिक लोग हैं या जो जाहिलीन है वो तो कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि इंसान की ये उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन मेन चीज जो है वो एजुकेशन है। हमारे पाकिस्तान को एजुकेट या एजुकेशन को हम आम करें, या एजुकेशन को आम करने के लिए हम ऐसे इक़दाम करें कि लोग जो है एजुकेशन की तरफ माइल हों। तो जब लोग एजुकेटेड होंगे तो फिर उनके अंदर मैनर्स आएंगे, उनके अंदर एथिक्स आएंगे, फिर उनको पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। ठीक। तो अगर कोई अनएजुकेटेड, ये मुझे ये भी बताएं ना, अगर टिकटॉक बंद हो गया तो फिर आप क्या करेंगी? आपके फैंस आपको कहाँ पर देखेंगे? देखिए वो तो नसीब और किस्मत की बात है। जिस सब ने मतलब टिकटॉक के थ्रू फेम दिए, ये तो लक की बात नहीं थी, किस्मत की बात नहीं थी। मैं नहीं कहती कोई भी मतलब जिसकी किस्मत में फेम है या पॉपुलैरिटी है तो वो कहीं पे भी मिल सकती है। ये तो एक ऐप था जो कि वसीला बना या वो बना। मैं इन चीजों पे इतना बिलीव नहीं करती। चले अपेरेंटली मुझे लग रहा था कि शायद आप नाराज होंगी कि क्यों बैन कराने जा रहे हैं या फिल्टर कराने जा रहे हैं, लेकिन आपने तो बड़ी नाराजगी। जी देखिए, अगर हमारा माशरा हमारा जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं, किसी की जान जा रही है, या जो लोग नहीं समझ रहे, तो फिर उनको समझाने के लिए या लोगों की जान बचाने। हरीम शाह, आप पॉलिटिशियंस के साथ मिल करना, मुझे लगता है कि काफी आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना आ गई है। मौके की मुनासिबत से आपको पता लग गया कहाँ पर क्या बात करनी है। पॉलिटिक्स सीखी भी है अभी रिसेंट, वही तो मुजाहरा कर रही है उसका, सीखी हुई पॉलिटिक्स का। रहनुमा फारूक सत्तार साहब के साथ, तो आपने फिर इसका मतलब पॉलिटिक्स सीख ली है मुख्तलिफ पार्टीज के रहनुमाओं से? नहीं, पॉलिटिक्स मैंने सीखी नहीं है, मैं हकीकत बात करती हूँ जो मतलब हकीकत पे मबनी है। देखिए, मैं अपनी डिजायर के लिए या अपने मफाद के लिए ऐसी चीज का चुनाव कभी भी नहीं कर सकती जिससे किसी और की जान जाए। जबरदस्त डीआईजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
आपने हमें वक्त दिया और आपसे हम ये कहेंगे कि गुड लक। ज़रूर होनी चाहिए रेगुलेशंस भी, और पंजाब पुलिस वैसे भी जो काम कर रही है उसके लिए हम हमेशा उनको अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, क्योंकि आवाम की बेहतरी जो है वो मोटो होना चाहिए और वो आपके इन तमाम इकदामात में नजर भी आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और थैंक यू आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है सीमा इसी तरह चलता रहे। जिस तरह से रेगुलेशन कर रहे थे कि ऑब्वियसली किसी चीज़ को बैन करना हल नहीं है, उसकी रेगुलेशंस करना है, और उम्मीद करने ये वक्त भी आएगा। लेकिन सर हरीम शाह ने आज बहुत इंप्रेस किया भाई, कि उन्होंने तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट पहले इंप्रेस नहीं थे? पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं था इंप्रेस। मैं तो थी, और वो इस वजह से कि कैसे वो पहुंच जाती हैं इतने लोगों से, वो तो कोई कांटेक्ट होगा उनका, लेकिन शुक्रिया अदा कर दिया। अदरवाइज मेरे दिल में ये सवाल था कि मैं उनसे पूछूं कि किस तरह आप इतनी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स में हाई प्रोफाइल लोगों से मिल लेती हैं और फिर गाने लगाकर बाकायदा टिकटॉक्स बना लेती हैं। इसके ऊपर तो हमने जब पहली दफा वीडियो आई थी तो मैंने उनसे 24 न्यूज़ में जब न्यूज़ हम एंकरिंग कर रहे थे तब उनसे पूछा था, उन्होंने बताया नहीं था। बहुत कोशिश की थी मैंने पूछने की, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन अब समझ आइए कि वो क्यों नहीं बताया था, क्योंकि समझ आ गई कहाँ पर कितनी बात करनी है। बिल्कुल, बट लेट्स सी जी क्या होता है, अब टिकटॉक बैन होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह खासा अच्छे तरीके से हो रहा है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल आपने देखी होगी कि पंजाब पुलिस ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गुज़िश्ता चंद सालों में, उसकी वजह से क्राइम कंट्रोल करने में बहुत सा फ़ायदा हासिल हुआ। लेकिन उसमें अभी भी बहुत सी गुंजाइश ऑब्वियसली बाकी है जिसमें काम हो रहा है। लेकिन जो रिसेंट जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो है क्राइम हीट मैपिंग प्रोजेक्ट, जो कि पंजाब पुलिस ने लाहौर में इंट्रोड्यूस किया है। और इसका बेहतरीन मिसाल ये है कि तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ अब आप क्राइम कंट्रोल करेंगे, आप क्राइम कंट्रोल करेंगे। और मैं तो हमेशा से ही बहुत फेवर में रही हूँ कि आईटी टेक्नोलॉजी जो है, आईटी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हॉटस्पॉट्स और क्राइम को कंट्रोल करें बल्कि एक रिकॉर्ड जो है चाहे वो क्रिमिनल्स का है या एरियाज का है वो आपके पास ऑन योर फिंगर टिप्स लाइक आईटी बेस्ड अवेलेबल होना चाहिए। बहरहाल जी, ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये किस तरह से मदद फराहम करेगी क्राइम को कंट्रोल करने में, और किस तरह से हेल्प करेगी ना सिर्फ हमारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का जो पुलिस लीड कर रही है बल्कि इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट में भी किस तरह से सपोर्ट फराहम करेगी ये टेक्नोलॉजी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन इन करने के लिए। क्राइम हीट मैपिंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये किस तरह से काम करेगी और कैसे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्टअप किया गया है कि क्राइम कंट्रोल हो सकेगा। जी, एक तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर पुलिस का ऑपरेशंस विंग पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जो एक्सपर्टीज हैं उनसे भरपूर फायदा उठा रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको क्राइम मैपिंग के हवाले से ब्रीफ करूं तो अभी आपके सवाल का जो हिस्सा था उसमें सेफ सिटीज जितनी भी 15 की कॉल्स रिसीव होती हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, क्राइम अगेंस्ट पर्सन की, और भी जितनी 15 की कॉल्स हो रही होती हैं उनके ऊपर हीट मैप जनरेट करता है। अब सेफ सिटी की 15 कॉल में जो पता है उससे हमें फायदा होता है कि हम अपने क्राइम के हॉटस्पॉट्स डिटरमिन कर पाते हैं। जब क्राइम के हॉटस्पॉट्स का हमें पता चल जाता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए बता दूं कि जिस तरह हमें ये पता चल जाए कि लाहौर में किस जगह पे मोटरसाइकिल चोरी ज्यादा हो रही है, तो हमारे लिए फिर बड़ा आसान हो जाता है कि हम स्पेसिफिकली उस एरिया को अपनी ऑपरेशन के अंदर फोकस करें। अच्छा, अब जब हमें हीट मैप जनरेट करके पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी प्रोवाइड करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा लाहौर का जितना भी पेट्रोलिंग का प्लान है वो हम उन हॉटस्पॉट्स को सामने रखते हुए बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मोटरसाइकिल चोरी हरबंसपुरा में मिसाल के तौर पे अगर बढ़ गई है तो हम अपने पेट्रोलिंग प्लान के अंदर हरबंसपुरा को फोकस करेंगे। इसमें हमारी डॉल्फिन, पीरू, हमारे थाने के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे हम पुल अप करके और उसको हम अलाइन करते हैं सेफ्टी के जो क्राइम एनालिसिस जो हमें दिया जाता है उसके साथ। तो इस तरह से हीट मैपिंग जो है सेफ सिटी की वो हमारी जो ऑपरेशंस विंग की डे टू डे पुलिसिंग है उसमें हमें मदद फराहम कर रही है। सही। फैसल साहब, आपने जिक्र किया कि 15 की कॉल्स के ऊपर भी डाटा ऑब्वियसली आएगा, और अब यहाँ से एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। FIR
भी करनी होती है, उससे कंफर्म होता है कि ये वाकई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ। और 15 तो मोस्टली 70% तो बोगस कॉल्स होती हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? और फिर ये बताइएगा कि फिर उसके बाद आप किस तरह से इसको अलाइन करेंगे कि कौन सी बोगस कॉल्स के ऊपर नहीं आपने एक्शन लेना, क्योंकि बहुत सा ऐसा हो जाता है। और FIR के ऊपर फाइनली बेस होगा या सिर्फ 15 पे? जी, आपने एक तो सबसे पहला इस पे फिल्टर सेफ सिटी का अपना है, वो बोगस कॉल्स जो 15 की होती हैं वो उनको वो एंटरटेन ही नहीं करते। उसके बाद जो चंक बच जाता है 15 की कॉल्स का, जिसमें जो वो हमें कन्वे करते हैं, फिर उस पर हम क्लीनिंग ऑफ डाटा करते हैं सेंट्रली। यहाँ DIG ऑपरेशंस के ऑप्स रूम के अंदर यहाँ हमारा एक क्लीनिंग ऑफ डाटा होता है। वो इस तरह से कि जितनी भी हमें 15 की कॉल्स आई होती हैं, हम अपने फीडबैक एंड मॉनिटरिंग सेल के जरिए उन तमाम कॉलर्स को कॉल बैक करते हैं। हमारे कॉल बैक करने से और उनसे फीडबैक लेने से हमें पता चल जाता है कि हमारे पुलिस ऑफिशियल्स का कंडक्ट उनके साथ कैसा था, जो इंसिडेंट ये बता रहे हैं उसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया, या ये इंसिडेंट पे अभी उनका मोटरसाइकिल मिसाल तौर पे अगर चोरी हुआ था क्या वो रिकवर तो नहीं हो गया, बाज़ दफा लोगों के गुम भी हो जाते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज है क्लीनिंग ऑफ डाटा की। ये हम अपनी एक्सरसाइज शेयर करते हैं सेफ सिटीज के साथ। उसके बाद जो कंसोलिडेटेड डाटा बनता है उसकी रोशनी में फिर हम आगे अपना जो पेट्रोलिंग प्लान है वो सारा बनाते हैं। लेकिन फैसल साहब, ये तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, हॉट स्पॉट्स तो पहले भी डिसाइड किए जाते थे, कुछ डार्क स्पॉट्स भी होते थे जिस पर पेट्रोलिंग इस तरह से मैनेज कर दी जाती थी। व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम? इस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट क्या होगा? और फिर ये भी कहा गया है कि अब SPs जो हैं वो अपने अपने दफातर में बैठकर इन तमाम जगहों को कंट्रोल कर सकेंगे। आई थिंक फैसल साहब, अब तक आवाज़ हमारी नहीं आ रही है, राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हुआ। ऑडियो का ज़रा दोबारा मिला लीजिए, क्योंकि वो ऑन इशारे कर रहे थे कि आवाज़ नहीं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब ये पूरा सेफ सिटी अथॉरिटी का प्लान इंट्रोड्यूस भी हुआ था, शहर भर में कैमरास लग रहे थे, तो अब आपको याद होगा कि हॉटस्पॉट्स डिसाइड किए गए थे तब भी। व्हाट्स गोना बी डिफरेंट दिस टाइम? और मेरे ख्याल में सिमल, जिस तरह से अभी तो टेक्नोलॉजी आई है ना, पुलिस सिस्टम तो सैकड़ों सालों से चल रहा है, उसमें यही होता है कि आपको बेसिकली FIR का सिस्टम ही है। बेसिकली है कि FIR आई, आपको रिकॉर्ड आ गया, और अब इस केस चला के लाहौर का या कोई भी पंजाब का या पाकिस्तान का इलाका जो भी होगा, उसमें कौन से इलाके से ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर उसके इलाके में ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है, ज़्यादा सिस्टम तक, ताकि उसको ज़रा कॉर्डन ऑफ किया जाए क्या मसला है। तो अब ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा स्पीडी हो जाएगा और ज़्यादा मामला जो है आप इसको इजीली इसको हैंडल। फैसल साहब से हमारा राब्ता हो गया और हम उनसे बात कर लेते हैं। जी फैसल साहब, हम बात कर रहे थे, अब सॉरी बीच में ऑडियो प्रॉब्लम आ गया, कि हॉटस्पॉट्स तो पहले भी डिसाइड किए जाते थे, आपको याद होगा, कैमरास को मॉनिटर करके। व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम? नहीं, आवाज़ जो है उनके साथ ठीक नहीं आ रही है, लेकिन एनीवेज उम्मीद करते हैं कि ये वजह होगी, और किसी और मौके पे जब हमारी बात होगी उनसे तो हम मजीद इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे किस तरह से होता है ऑब्वियसली। लेकिन एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, एक अच्छा सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस तमाम शहरों में होना चाहिए, तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान में क्राइम अगर कंट्रोल होता है तो वो हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा अच्छा है, और इस तरह से मजीद इंट्रोडक्शन करवानी चाहिए। बिल्कुल, और ये वो पूरे मॉडल सिस्टम्स हैं जो जब रेप्लिकेट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में तो उसके ज़्यादा रिजल्ट्स बेहतर आना शुरू हो जाते हैं। वेल, गुड लक SSP साहब विद दिस टेक्नोलॉजी, एंड आई रियली होप दिस वर्क्स एंड हमारा क्राइम शहर में कंट्रोल हो जाए। मूविंग ऑन, और अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैं बड़े दिनों से ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रही थी, अब उधर हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी मोबाइल ब्रांड जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, उसमें आपकी टर्किश एक्ट्रेस जो हैं, अर्तुगरुल की मेन एक्ट्रेस, उनको जो है वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया जा रहा है। अब हमारी इंडस्ट्री की तरफ से कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये बेसिकली मैं हमेशा से बात सुनता था कि स्टार्स जो हैं वो कोई किसी वो बॉर्डर नहीं होता, वो कहीं पे भी जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। अदाकार या फनकार का कोई बेसिकली ये उसको बॉर्डर्स जो है रोक नहीं सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपका अगर आपके मुल्क के लोग भी दूसरे मुल्कों में जाकर काम करना चाहें या फिर काम कर सकें तो वो उसको हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो उस मुल्क के होस्ट जो लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको यहाँ पर किसी को बाहर से कोई आ रहा है और अगर आप उसको क्रिटिसाइज करें तो मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट किया कुछ चंद गिने चुने फनकारों ने, जिसमें यासिर हुसैन साहब का मैं नाम लूंगी, जो हमेशा कभी ना कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात कह देते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि क्या हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में बेतहाशा एक्ट्रेसेस के नाम भी लिखती है उन्होंने अपने उस स्टेटस में, कि क्या वो यहाँ पर नहीं है, क्या वो लोकल ब्रांड जो है वो उनको हायर नहीं कर सकता था, कि हमें ऑल द वे टर्की जाना पड़ रहा है और टर्की की जो एक एक्ट्रेस अर्तुगरुल में काम कर रही है उनको हायर करना पड़ रहा है।
फिर उसके जवाब में मिनाल खान ने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा बात तो बड़ी पता है कि है यासिर आपने, लेकिन पाकिस्तानी टीम आपको ही ग्रिल करना शुरू कर देगी। ये बाकायदा उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल आप पे देखें ना, आप यासिर का नाम लिया जिनका यासिर जो है वो अगर आप मुझे बताएं, फॉर इंस्टेंस मैं टेस्ट केस ऐसे कह रहा हूँ एग्जांपल कि यासिर को हिट नहीं कर रहा, वैसे पूछ रहा हूँ कि यासिर या कोई वैसे उनके सोशल मीडिया पे बहुत लोग हिट कर रहे हैं, यासिर या कोई और अगर आप बताएं कि उनको बाहर से कहीं से आती है ऑफर कि आप आकर हमारे यहाँ पर कोई ऐड करें या फिर आप यहाँ पर आकर मूवी करें या कहीं पर कोई परफॉर्मेंस दें, तो क्या वो इनकार कर देंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसी मिसाल मौजूद है हमारी इंडस्ट्री में कि हम बॉर्डर पार जाकर काम करते हैं, बड़ा प्राउडली उसको, और आप यहाँ पर एक ऐड करते चले कि जब वहां से इनकार हुआ क्योंकि हालात ऐसे थे भारत में जब ऐसे मामला हुए, कितना शोर मचाया था। गलत किया भारत के उन लोगों ने कि आपने अदाकारों को वापस भेज दिया और बड़ा इंडस्ट्री डैमेज हुई। और आज तक वहाँ के जो लोग जो कि इस खुले ज़हन के थे वो कहते हैं बड़ा गलत डिसीजन था, अदाकारों को आपने क्यों वापस भेजा? आप होस्ट करें, आप ये तो एक अच्छा इमेज आता है किसी मुल्क का। टर्किश हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अब अगर हम उनको रिस्पांस में अगर उनके अदाकारों को यहाँ पर चांस देते हैं तो मेरे ख्याल में ये रिस्पांस है। देखें अब जहाँ पर यासिर जैसे लोग हैं वहीं पर आगा अली जैसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेशनल अगर एक्ट्रेस या फनकार यहाँ आके काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए और हम भी चाहेंगे कि हम इंटरनेशनली जाकर काम करें, तो इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग, इजाज़ असलम साहब ने भी रिसेंट ट्वीट किया, उन्होंने कहा वी शुड वेलकम देम और खुले दिल से उनको खुशामदीद कहना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट मेरे ख्याल में कंपटीशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपका कंपटीशन आ रहा है तो उसके लिए आप खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, कोई रोक नहीं सकता, कोई इसमें अपना अमल दखल नहीं है किसी और का। आप कोशिश करें, खैर आपकी अपनी सोच है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्रिटिसाइज मैं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चीज को आपको इशू नहीं बनाना चाहिए। कोई आए या जाए, हर एक का अपनी जिंदगी, हर एक का हलीमा सुल्तान को सब पसंद कर रहे हैं तो कर रहे हैं भाई, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आपकी एक्ट्रेसेस भी पसंद की जाती हैं, लोग फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिटेड प्यार है सिर्फ इन्हीं से हो सकता है, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस से हो सकता है। प्यार का भी कोई बॉर्डर नहीं होता, इस मामले पर फैंस का भी कोई बॉर्डर नहीं होता। इस मामले में आपको अपडेट, कोई और अदाकार आ रहा है या कोई जा रहा है तो, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलेंगे। और क्या करने लगे हैं हम अब्सर, आप कुछ दिखाने लगे थे दुनिया के खूबसूरत तीन ममालिक में खूबसूरत तीन नज़ारे दिखाने थे, और यूरोप में तो वैसे ही बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। उनमें से एक मुल्क है ऑस्ट्रिया, जी, ऑस्ट्रिया के खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाते हैं। आजकल लोग ना ट्रैवलिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। यूरोप में ये हॉट सीजन कंसीडर किया जाता है। मुझे ये बताएं सीरियसली, ये आप करेंगे ये जो हो रहा है? हाँ, आई थिंक आई वुड डू दैट। नहीं मैं तो कर लूंगी। मुझसे बंजी जंपिंग नहीं होता, वो जो आपको बिल्कुल क्लिफ से गिरा देते हैं ना, वो एक स्टिंग बांध के, वो मैं शायद कभी ना कर सकूं, लेकिन ये हो जाएगा। आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, एडवेंचरस लोग बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, और मैं जब रोलर कोस्टर में ना, वो एक अबू धाबी में दुनिया की फास्टेस्ट तरीन रोलर कोस्टर है, उसमें लोगों ने कहा कि आओ चले, मेरे दोस्त थे मेरे साथ 4, हाँ। तो मैंने कहा कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा, आपको पता है मैंने ये रोलर कोस्टर लिया था LA में, यूनिवर्सल स्टूडियो विजिट किया, उसके बाद डिज्नीलैंड गई, तो वहाँ जो फन था ना, मुझे लगता है शायद मेरी नेचर, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी इस तरह का। मुझे मैंने तो पैरासेलिंग की हुई है, मैं दूर से देखता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ, से बांधकर आपको आसमान में छोड़ देते हैं, बट एडवेंचर्स को लोग एक्चुअली प्रोफेशन बना लेते हैं और उसको स्पोर्ट्स के तौर पर आगे लेकर चलते हैं। और ऐसी ही एक हमारी फीमेल स्टार हैं, शी इज़ अ स्टार साइकिलिस्ट, और एडवेंचर्स करती हैं जी, बहुत ज़्यादा मैदान हो, पहाड़ी इलाके हों, बिल्कुल बर्फानी तोदे हों, और ये अपनी साइकिल लेके बस निकल पड़ती हैं, खूबसूरती भी दिखाती हैं पाकिस्तान की और ख़ुद भी इंजॉय करती हैं। तो समर खान से हम आपको मिलाएंगे, 29 साल समर खान हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, और आप ये देखें कौन कौन सी जगह पर उन्होंने पाकिस्तान की ट्रैवल किया साइकिल चलाकर, और ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोफेशन भी है। और लेकिन एक मामला होता है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली इसको स्पोर्ट्स, इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट की सतह पर सपोर्ट उतना से नहीं किया जाता, तो इस पर भी हम बात करेंगे आज समर खान से। फीमेल इस तरह की स्पोर्ट्स में आना, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं किया जाता। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा दीर के इलाके से है और हमारे साथ वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई वाज सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो। हमने आज प्रोग्राम के शुरू में भी जैसे बोला दैट आई फील सो प्राउड कि आप जैसी एम्पावर्ड गर्ल्स भी हैं जो अपने शौक और पैशन को आगे लेकर चलती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। समर, जिस तरह से आपका एक तवील सफ़र है, इसमें आपने की, फिर उसके अलावा फिर फैमिली सपोर्ट, ये ओवरऑल बताइएगा कैसे यहाँ तक पहुँची, ख्याल कैसे आया, फिर शौक़ कैसे इतना पैदा हुआ, फिर इतनी मतलब प्रोफेशनली इसको आपने फॉलो कैसे कर लिया, थोड़ा सा अपना इस यहाँ तक आने का सफ़र बताइएगा हमारे नाज़रीन को। मेरा ताल्लुक
से तो मुझे बचपन में स्पोर्ट्स करने की परमिशन नहीं थी, लगता है डिफरेंट रूल्स फ्रॉम माय ब्रदर, मुख्तलिफ लड़कियों के डिफरेंट रूल्स होते थे। सो व्हेन आई स्टार्टेड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मुझे एक मौका मिला, एक कोर्स के बारे में मुझे पता चला, पैराग्लाइडिंग का। तो मैंने वो अवेल किया और उसके बाद मुझे पता चला अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स थोड़े थोड़े करके ट्राई किए एंड आई रियलाइज की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एज अ पाकिस्तानी अभी तक अनटैप्ड है, और हमारे पास कितनी अच्छी एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन है। पाकिस्तान खुद बहुत एक सपोर्टिव कंट्री होना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट्स का। हमारे पास 3 बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, बहुत कुछ है एक्शन स्पोर्ट्स करने के लिए, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। वी ऑलवेज लुक के हमेशा वेस्टर्न या इंटरनेशनल एथलीट्स ये कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन समर बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ना इसको मनाना, लोगों को कन्विंस करना। अब इमीडिएट फैमिली तो चलो सपोर्ट कर ही देती है, एक्सटेंडेड फैमिली की जब बातें आती हैं तो फिर इमीडिएट फैमिली भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको अपनी फैमिली को मनाना पड़ा था। ज़रा वो जर्नी भी शेयर कीजिएगा। लड़कियों को अमूमन सपोर्ट नहीं किया जाता, और इस तरह के गेम्स में या स्पोर्ट्स में जिसमें आपने एडवेंचर भी करना है और थोड़ा इंडिपेंडेंट भी होना है, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? मैं जब स्पोर्ट्स करना चाह रही थी तो मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने लगे टॉक टू माय मदर, उनको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स के कपड़े भी पहनने थे, मुझे अकेले भी सफर करना था, मुझे आदमियों के साथ भी काम करना था जी। तो ये सब बहुत नया था। मेरी फैमिली में कभी किसी ने पहली ऐसी चीजें थी जो करने जा रही थी, तो उनको समझाना, उनका कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। सही। समर, आपकी ऑडियो थोड़ा सा अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसके अलावा से ये भी आपको बताएं, इस पर भी उनसे बात करेंगे कि वो मिक्स मार्शल आर्ट्स भी करती है, माउंटेन बाइकिंग भी और स्नो बोर्डिंग भी, मतलब और भी स्पोर्ट्स में उनको बड़ा इंटरेस्ट है, सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं। तो बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो, और वो हर तरह की स्पोर्ट्स को पसंद करती है। उसमें एग्जैक्टली फिटनेस का भी बड़ा ख्याल रखती हैं। लेकिन समर से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब तक कौन कौन से एरियाज़ में उन्होंने साइकिलिंग की है या माउंटेन बाइकिंग की है, और फिर अब आगे फ्यूचर क्या देखती है? क्या वाकई में, उनका एक क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था बुजुर्ग, कि क्या वाकई में पाकिस्तान में ये तमाम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम आगे इसको लेकर चलें? समर इज बैक विद अस, उनसे हम बात करेंगे। समर, अभी तक आपने कौन कौन से एरियाज को कवर किया है? क्योंकि एक तरफ तो आप अपनी स्पोर्ट्स को एंजॉय करती हैं, इस एडवेंचर को एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर आप लोगों को दिखाती भी हैं। यू मेक परफेक्ट वीडियोज जिसमें चाहे बर्फानी इलाका है या मैदानी इलाका है या कोई एक जंगल है जिससे आप अपनी साइकिल पर गुजर रही हैं, तो एक तो आप पाकिस्तान की खूबसूरती को प्रमोट कर ही रही हैं, एंजॉय भी कर रही हैं। अब तक कौन कौन से एरियाज कवर किए हैं आपने? अभी तक मैंने नॉर्थ पे साइकिलिंग की है, मैंने अफ्रीका में की है किलिमंजारो पे, और जो दुनिया का तीसरा बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है विच इज बियाफो एंड इट इज अक्रॉस करतू जी, तो वहाँ पे मैंने साइकिल अटेम्प्ट किया। दूसरा मुझे ESPNW ने सिलेक्ट किया था फॉर अ स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम इन यूनाइटेड स्टेट्स, और रशिया में भी मैंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। जबरदस्त। सही। समर, जैसे कि आप ऑब्वियसली साइकिलिंग के हवाले से बात की, मैं बात कर रहा था कि मिक्स मार्शल आर्ट्स, माउंटेन बाइक और स्नो बोर्डिंग, मतलब डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी आपको खासा इंटरेस्ट है। मतलब सब स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग, फिर सारी स्पोर्ट्स को करना, कैसे मैनेज करती हैं इतना कुछ आप? बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी ऐसे एक्सपीडिशंस आते हैं आपको फिजिकली फॉर्म में होना चाहिए। अपनी डाइट का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि एक्शन स्पोर्ट्स ऐसी फील्ड है, इट्स वेरी न्यू, तो मेरा कोई कोच नहीं है, ना मेरे कोई ट्रेनर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो मुझे खुद काफी रिसर्च करनी पड़ती है खुद को ट्रेन करने के लिए, एंड स्पॉन्सर्स भी खुद तलाश करने पड़ते हैं, फाइनेंसेस भी खुद मैनेज करने पड़ते हैं। अभी लाइक आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन इट। ज़बरदस्त। अच्छा समर, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत से आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे बाहर भी गई हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी जाकर आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया है और आप पार्ट भी रही हैं उसका। अब व्हाट इज़ द फ्यूचर? डू यू थिंक गवर्नमेंट लेवल पर यहाँ इस पूरी चीज़ को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है इसके लिए फंडिंग फराहम करना, सपोर्ट फराहम करना, मौक़े फराहम करना? गवर्नमेंट से आप कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरह वो ख़ास तौर पर फीमेल्स को सपोर्ट करें, ताकि वो अपनी जो भी उनका पैशन है, जो भी उनकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसमें जाकर जो है वो उसको परस्यू कर सकें? अभी अवार्ड्स तो मुझे बहुत मिले, लेकिन एक नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मुझे एक रिसेंटली PSL के मैच में कैंपेन में मिली थी हमारे हीरोज। आई वाज अवार्डेड एज एन एडवेंचर एथलीट जी, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि किसी एडवेंचर एथलीट को रिकॉग्नाइज किया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट समझा गया, क्योंकि हम ज्यादातर कन्वेंशनल स्पोर्ट्स की ही बात करते हैं। तो अभी इसकी कोई एसोसिएशन, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर या
कॉम्प्लेक्स या कोच नहीं है एक्शन स्पोर्ट्स का, इट्स वेरी वेरी न्यू। तो मैं मैसेज जरूर दूंगी गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि वो ऐसे एथलीट्स को ऑन बोर्ड ले, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए उनके फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स को मैनेज करने में उनको सपोर्ट करे, ताकि ये स्पोर्ट्स प्रॉपर्ली पाकिस्तान में लॉन्च हो और नरिश हो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया समर, ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर के एंडेवर्स के लिए। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सनस को सपोर्ट करे, स्पेशली वुमेन को, क्योंकि उनकी फैमिली से भी उनको मुश्किलात होती हैं, फिर फंडिंग में मुश्किलात होती हैं, फिर अपना को स्पॉन्सरशिप में मसाइल होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर इनको सपोर्ट करेगी तो पाकिस्तान मजीद इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस तरह से नाम मजीद रहा। बिल्कुल, थैंक यू समर। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि अगर गवर्नमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगी अबूज़र, तो फिर फैमिलीज़ भी होंगी और फैमिलीज़ को भी पता होगा कि गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज की जा रही है तमाम एफर्ट्स। बिल्कुल, इसके साथ साथ ऑब्वियसली जिस तरह से हम बात करते रहते हैं कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। सिर्फ क्रिकेट के अलावा अगर आप बाकी तमाम, चाहे ये एडवेंचर की बात है, हॉकी की बात है, स्क्वॉश, जो भी स्पोर्ट्स हो, बहुत टैलेंट है। सिर्फ प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट की सतह पर उसमें सपोर्ट नहीं है, लोग फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि फिर उसमें जो पैसे हैं, फिर ट्रेनिंग है, अकेडमीज हैं, वो फुकदान होता है, तो इंडिविजुअल लेवल पर लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल, खैर इसी के साथ हमारा टाइम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी और अपना वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा। SOPs को भूलना नहीं है, ये नहीं करना कि ईद करीब आ रही है तो शॉपिंग करने हम निकल जाएं। वैसे तो मार्केट्स बंद है सैटरडे संडे, बट प्लीज़ SOPs को फॉलो करिए। जो ग्राफ कोरोना का डाउन आ रहा है, हमें इसे डाउन ही रखना है। इंशाल्लाह डाउन ही रहेगा और ईद तक ऐसे ही रखना है, उसके बाद भी रखना है, क्योंकि ये ग्राफ डाउन रहेगा तो हमारी सेहत अप रहेगी और आपकी जो है लाइफ जो है वो बेहतरीन रहेगी। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।